आगे। वैसे ठीक है, वो तो वही जाने इसका वो क्या अंदेशा दे रहे थे। लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि मतलब कभी कभी आदमी किसी लोकोक्ति को या मुहावरे को थोड़ा गलत संदर्भ में जब इस्तेमाल कर लेता है तो फिर उसका मीनिंग क्लियर नहीं जाता है, तो इससे थोड़ा बचना चाहिए। केपी नड्डा के लिए फिर कांग्रेस पे अटैक करते कहा है कि भाई बहन की पार्टी में ही एकमात्र पार्टी है जो भाई बहन की पार्टी में सीमित हो गई है कांग्रेस। ठीक है, देखिए ये तो कहेंगे ही, आजकल घबराए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। जो भारत जोड़ो में जिस तरीके का प्रतिक्रियाएं लोगों की मिल रही हैं वो किसी के भी सोच समझ से परे थी। और आप देखिए तब से थोड़ा सा बीजेपी में अंदर में समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो हम लोगों को तो बड़ा प्रोत्साहन मिलता है जब इस तरीके की कोई कमेंट या डायलॉग आते हैं बीजेपी के नेतृत्व से, तो हमें इस बात का एक भरोसा मिल जाता है कि नहीं, वो हमसे घबराने लगे हैं। जम्मू कश्मीर के इशू करा गया है डिप्टी कमिश्नर जम्मू की डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्टेड अथॉरिटी, और सारे तहसीलदारों को बोला गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस उन लोगों को इशू कर दे जाए जो 1 साल से ज़्यादा उस रीजन में रहते हैं। तो मतलब जम्मू में 1 साल में से रह रहे लोग बन सकते हैं वोटर। इसके काफ़ी घमासान हुआ है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये समझ में नहीं आया इसका मतलब, क्योंकि देखिए सिटीजन और वोटर लिस्ट तो नागरिकता पर बनती है और जो जहाँ रहता है वहाँ उसकी जब इन्यूमरेशन होता है उससे बनती है। इसमें आप चाहे 2 दिन या 4 दिन पहले आए हो या 40 साल से रह रहे हो, इसका कोई क्या मतलब मुझे औचित्य समझ में नहीं आया। या तो ठीक है, अगर आपको जैसे लगता है कि कोई घुसपैठिए हैं क्या हैं जैसे कुछ जगहों पर है, तो उसके लिए तो कानून है, उन कानूनों के अंदर आप कार्रवाई करिए। मैंने तो देखा है जब भी इलेक्टोरल रोल नया बनता है लोग घर घर जाते हैं, एन्यूमरेट करते हैं, उसी में पता चल जाता है। उसके बाद वो लिस्टें पब्लिश होती हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास जाती है, वो लोग उसको चेक कर सकते हैं। लोगों को समय मिलता है अपनी आपत्तियां दर्ज करने का, या किसी का नाम अगर मिस हो जाए तो अपनी आवेदन देने का। ये प्रक्रिया मुझे समझ में नहीं आई। मेरे ख्याल से ये जो एक बड़ा कन्फ्यूजन सी स्थिति जम्मू एंड कश्मीर में कई वर्षों से बनी हुई है, ये उसी का नतीजा है। सर रिटेल इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा हाई है अभी, और सितंबर में 7.41 आया है, आईआईपी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 0.8। गवर्नमेंट डेटा तो ये सजेस्ट करता है। स्थिति आपके हिसाब से? स्थिति तो देखिए बहुत ख़राब है, लेकिन गवर्नमेंट डेटा भी बेचारा क्या करे जब सरकार ही नहीं मानती। और ये तो मुझे बड़े आश्चर्य की बात हो रही है कि सरकारी आंकड़े भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन दिखा रहे हैं, और अच्छा हुआ नेगेटिव में नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि जब सरकार के मंत्रियों से बात करिए तो मुझे नहीं मालूम है वो कौन सी दुकानों पे जाते हैं, कौन सी मार्केट में जाते हैं, कौन सा ऐसा सामान खरीदते हैं। या तो इतना धन बल उनके पास आ गया है, उनके अपने बटुए इतने मोटे हो गए हैं कि उनको समझ पता ही नहीं चलता है कि वो 100 का नोट निकल रहा है कि 500 का निकल रहा है कि 2000 का निकल रहा है। आम जन को तो जब बटुए से पैसे निकलते हैं तो चुभती है महंगाई। अब मुझे लगता नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी को इसकी समझ भी है, या कहीं ना कहीं उनको महंगाई चुभती भी है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर सकते हैं 2016 की डीमोनेटाइजेशन जी मूव को, कि क्या ये एक्सरसाइज एकेडमिक थी या इन्फेक्टियस थी, और स्ट्रेस किया है कि वो जानते हैं जुडिशियल रिव्यू पे लक्ष्मण रेखा क्या है गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजंस पे। आप नहीं, देखिए ये बात स्वागत योग्य है, और मैं इस बात को भी मानता हूं कि सरकारी नीति पर एक लक्ष्मण रेखा होती है कि नीति पर हम कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन डिमोनेटाइजेशन नीति कहाँ से हुई? देखिए नीति जो होती है वो जो अभी तक था वो सीरीज कुछ कुछ डिमोनेटाइज होती हैं। आपने पूरा का पूरा पैसा डिमोनेटाइज कर दिया। फिर अगर आप देखेंगे कि जब आपके पास कोई नोट मिलता है तो उस पर एक सरकार की तरफ से एक वायदा होता है जो आरबीआई का गवर्नर आपसे करता है कि मैं ये शपथ लेता हूँ कि इस कागज़ पर इस कीमत का आपको मैं अदा करूँगा। तो आपने वो जब नोट मेरे पास है तो एक तरीके से सरकार की एक शपथ पत्र के अंदर एक चेक की तरह मेरे हाथ में है। आपने किस मायने में उसको उसकी कीमत हटा दी भाई, ये मैं जानना चाहता हूँ ना। और बात यह है कि आप सरकार ने एक तरफ से 15 लाख नोटों पर अपना वायदा खिलाफी कर दी, तो इसलिए वो जुडिशल में जाना चाहिए। दूसरा, हर आदमी को अब बताना पड़ रहा है कि वो पैसा उसका कैसे, भाई आपके इनकम टैक्स है, आपकी ईडी है, आपके छापेदार हैं, ये सब करिए काम। ये थोड़ी है कि आदमी को अपना पैसा बताने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है इसलिए ये कानून के दायरे में भी बात आती है। गवर्नमेंट ने सीख किया है कि रिजम्पशन होना चाहिए ट्रेड का, ट्रेड टाइज पाकिस्तान के साथ। काफ़ी इस पे बवाल भी हो रहा है काफ़ी। नहीं देखिए, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार, और जो आम आदमी पार्टी सरकार है वो तो पिछले समय जब चुनाव चल रहे थे तब भी स्पष्ट हो गया था कि वो तो खालिस्तान की भी समर्थक है। तो
तो उसको भारत से, भारत की अखंडता से, भारत के कौन दुश्मन हैं, कौन शत्रु हैं, कहाँ खतरे हैं, सबसे इसको क्या लेना देना है। उसको कहीं सुनाई पड़ा होगा कि कुछ लोग चाहते हैं पाकिस्तान से ट्रेड, तो वो बोल दिया। फिर वहाँ तो ये भी नहीं पता चल रहा कि वहाँ के मुख्यमंत्री जी कब होश में बोलते हैं और कब कैसे बोलते हैं। बल्कि अभी अभी एक वीडियो आई कि उनका जो सलाहकार हैं राघव चड्ढा जी, वो भी नहीं पता चल रहा था उस वीडियो में यहाँ के बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। 58,000 को 58,000 करोड़ बोल रहे थे। शक्ल सूरत से तो कुछ ऐसा लग रहा था कि होशी खो बैठे हैं। तो जिस पार्टी के मुख्य लोगों का, मुख्यमंत्रियों का, प्रवक्ताओं का ये हाल हो कि होश है या नहीं है, वो कब क्या कर दें इसका कोई भरोसा नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।